Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari, Assistant Professor, Nirmala College, Ranchi. Today our topic of discussion is from IAC Second Year Mathematics and the chapter is Determinant. In the previous lecture we have seen the definition of determinant and also how can order of the determinant. So today we will discuss the properties of determinant. So let us see the properties one by one, and after that we will see how can we use such properties to solve the problems. The first property in the determinant is value of the determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged. अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दिए गए हैं और उसके अगर रो 1 को रो 3 से या फिर कॉलम को C1 को C3 से, C1 को C2 से किसी भी तरह से अगर हम इंटरचेंज कर दे तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन निकलता है, जो हमारा वैल्यू निकलता है डिटर्मिनेंट का, वो क्या है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो बाद में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये सब प्रॉपर्टीज को देखेंगे वन बाय वन। नाउ नंबर 2, इफ A is a square matrix, the very important thing is square matrix. Okay, if a square matrix, then determinant of A dash, that is determinant of transpose of A is always equals to the determinant of A. मतलब आप ट्रांसपोज कर दिया है, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और तब जब हम उनका वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट का, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू आपका जो गिवन डिटर्मिनेंट होता है उसके वैल्यू की क्या होगा, बराबर होगा। वहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज वैल्यू में नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम को एक साथ हम चेंज करते हैं, अभी हम कह रहे थे कि हम क्या करना है, डिटर्मिनेंट को अनचेंज करना है। कैसे? कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर इंटरचेंज होते तो जब हम उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई देगी, वो है उसका साइन। जैसे अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तभी, ठीक है। अगर एक रो और एक कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कहने का मतलब है उसके रो के एलिमेंट दूसरे वाले रो के एलिमेंट के बराबर हो या पहले वाले कॉलम का एलिमेंट थर्ड वाले कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं आइडेंटिकल। तो अगर हमें आइडेंटिकल मिलता है कोई भी रो और कॉलम, तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे हमें एट द मोमेंट सॉल्व करना होता है और कहा जाता है कि आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताइए उसका वैल्यू क्या है। तो उस समय हम हमारे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए उसके रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाते हैं। जैसे ही वो आइडेंटिकल बन जाता है तो हम डायरेक्टली उसके वैल्यू को ज़ीरो वहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एलिमेंट रो या कॉलम का मल्टीप्लाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, जैसे हमने यहाँ कहा कि डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट के का कहने का मतलब है कोई एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी, कोई वेरिएबल नहीं, ओनली अ मल्टीपल कांस्टेंट नंबर्स। तब जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का, जो नया वैल्यू हमें मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो के टाइम्स हो जाएगा हमारे पहले वाले गिवन डिटर्मिनेंट के वैल्यू से। तो इसलिए कह रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then the value of the row determinant is k times the value of the original determinant, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट अगर प्लस साइन में लिखे हैं या फिर माइनस के साइन में लिखे हैं, तो जब हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनके बीच जो है हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, A1 + A2, B1 + B2, C1 + C2 है। अब क्योंकि इसे हमें जब सॉल्व करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हम क्या करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। दो पार्ट में जैसे सेपरेट करना है तो हमें क्या लिखना, पहले वाले एलिमेंट को लेते हुए फिर ये कॉलम और ये कॉलम हमें क्या देगा, एक एलिमेंट देगा। और यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया, A1 B1 C1
फिर A3 B3 C3 A4 B4 C4, तो ये हमें एक डिटर्मिनेंट देगा। फिर क्योंकि इनके बीच में क्या था, प्लस का साइन था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लस, एंड देन वी हैव A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 एंड देन C4 के एलिमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं। आइडेंटिकल जो है ये हम हमेशा हमारे सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी some problem, how can we solve the determinant? Okay, so to solve the determinant, first we see what we mean by the value of a determinant. So the value of a determinant is the sum of the product of element of a row or column with their corresponding elements. Okay, so for this we will see the question. The question is, evaluate the determinant is 9 9 12 1 minus 3 minus 4 1 9 12. So first, to solve this determinant, let us take delta. So delta is what? Delta is any name of this determinant. You will take the A or B or C. I have taken here delta. So delta equals to 9 9 12 1 minus 3 minus 4 1 9 12. While solving this problem, we just use the cofactors. In the last lecture, I have told you how we can calculate the cofactors and the minus. So here we are going to use the cofactors. So to solve this problem, I'll use the cofactor and write first 9. Okay, and then the cofactor is what? This, we are taking the 9, so we just delete this column and this row. Then we have the value minus 3, minus 4, 9 and 12. Okay, then put the minus sign in between. Then minus 9. Then again we what do? We just delete the second column. Okay, we just delete the second column and then first row, because we are expanding through first row. So write the minus 9. Why minus 9? Because we have a minus sign. Okay, and thereafter we will write the minus sign, and thereafter we will use this 9 here. So 9. So we just delete this row and this column. So what we get here, the value is 1 1 minus 4 and then 12. Thereafter the plus 12. Okay, thereafter plus 12 and then plus 12, we again write the cofactors. So while writing the 12, we just delete the first row and the last column. So we are having here 1 1 minus 3 and then 9. Okay, so we are using the cofactors to solve the determinant. If we are getting the familiar with this cofactor, then we no need to write this value. We just go with this one. So what we write here, 9 into minus 36. Then minus 3 into 12 minus 36. Then we have a minus sign in between. So write the minus of, then we have minus 4 into 9 minus 36. And that minus and minus will become plus. Okay. Now next is again minus 9, then bracket, then 12. Again we have minus sign, and here we have the minus 4. So we just write it here, the plus 4. Okay. Now next is plus 12 and then bracket 9 plus 3. While solving this value, we get 9 into 0 minus 9 into 16 plus 12 into 12. And we have 0 minus 144 plus 144, and this will give us the value 0. So here the delta will get the 0. So here in this way we can find the value of a determinant. One another process is to find the determinant is by the row or column operations. Okay, so let us see how can we solve in the row and column operations. So in the second method, we just write the determinant and thereafter we use R1 tends to R1 minus 9R2 and R3 tends to R3 minus R2. So here you have to only one thing, you just remind that if the two row or two columns are identical, then the value of the determinant is what? 0. So anyhow we have to make the row similar, any two row or any two columns similar. But here we are using the row operations, so we are making the rows similar. Okay, so I have taken the R1 tends to R1 minus 9R2 and R3 tends to R3 minus R2. Okay,
While operating this one, we will get the value as 0, 36 and then 48. And while operating R3, we are having the value 0, 12 and 16. Since we are nothing doing with the R2, so just write the value of R2 as it is in the previous determinant. Next, since there are 36 and 48 in the first row, so here I am dividing by 12. And again, since there is a 12 and 16 in the last row, so I am dividing the last row, that is the third row, with 4. So what the value we are getting here is, then the first row we are having 0, 3 and 4. While dividing with 12, we are getting 0, 3 and 4. Now second row we will write as it is, so 1 minus 3 minus 4. And the last row we again divided by the 4, so we will write it 0, 3 and 4. Okay. Since the row 1 and row 1 and row 3 are identical की मतलब उसके वैल्यू क्या है, सेम है. जैसे रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट 0 है, रो 3 का भी फर्स्ट एलिमेंट 0, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 3, रो 3 का भी सेकेंड एलिमेंट, सॉरी, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट 3, रो 3 का भी सेकेंड एलिमेंट है 3, रो 4 का थर्ड एलिमेंट है 4, तो रो 3 का भी थर्ड एलिमेंट है 4. तो यहाँ पे रो 1 और रो 3 क्या हो गया, सेम टू सेम है. इसलिए हम कहेंगे कि रो 1 एंड रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है. और हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम कोई भी आइडेंटिकल हो तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0. इसलिए यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0. और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब इवैल्यूएट करना है हमें इसकी वैल्यू, तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0. फाइन. कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है. यहाँ पे आते हैं. अभी बाद में Now prove that x plus y z1, y plus z x1, z plus x y1 equals to 0. So first we let del equals to x plus y z1, y plus z x1, z plus x y1. Since we see that in the property that if there is some addition or subtraction, then we can separate them, okay, or we can add them or make the similar values in each the column or each row. So here since we have x plus y and z in the second row, y plus z in the first row, x in the second row, z plus x in the first row, y in the second row. So if we use the property that R1 tends to R1 plus R2, then what we get here is x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, so that we can take the common. Okay. So जब भी हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया जाए तो एक बार ध्यान से देखना है और ये देखना है कि क्या यहाँ से कुछ कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हाँ हम यहाँ से कुछ कॉमन जनरेट कर सकते हैं तो हम वो जनरेट करेंगे. तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है. अगर हम रो 1 और रो 2 को ऐड कर दे तो, और उसकी वैल्यू को या तो आप रो 2 में लिखो या आप रो 1 में लिखो. मैंने रो 1 में लिखा तो रो 1 की वैल्यू को हम ऐसे, अगर हम रो 2 में लिखते तो वहाँ प्रॉब्लम ये होता कि रो 1 में फिर हमें x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स टाइप का हमें वैल्यू मिलता. इसलिए हमने इसको रो 1 में लिखना ज़्यादा आसान समझा. तो हमने रो 1 में लिखा. अब रो 1 के वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकालें. तो हमने यहाँ से बाहर निकाला x प्लस वाई प्लस जेड को. ठीक है. जैसे ही ये कॉमन बाहर गया हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट में 1 1 1 z x y 1 1 1. ठीक है. अब देखो क्योंकि रो 1 और रो 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0. तो ये बहुत आसान है बच्चों. अगर आपने कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है और 0 प्रूव करना तो बेटर कि आप रो और कॉलम को क्या करें, आइडेंटिकल बनाए. हमने यहाँ रो को आइडेंटिकल बनाया है. ठीक है. एक और प्रॉब्लम देखते हैं. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम कहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट 0ab square ac square a square b 0 bc square a square c cb square 0 equal to 2 times aq bq cq. अब देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना है और क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि हमें ए क्यू बी क्यू और सी क्यू चाहिए बाहर. ठीक है. तो क्वेश्चन को ध्यान में देखने से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि रो 1 में देखो हमारे पास ए कॉमन है, रो 2 में हमारे पास
बी कॉमन है, रो 3 में हमारे पास सी कॉमन है, ठीक है। अगर कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या कॉमन है, तो फर्स्ट रो में हमारे पास जो कॉमन है वो है ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे। सेकेंड रो में क्या कॉमन है, तो बी स्क्वायर, और थर्ड रो में क्या कॉमन है, तो सी स्क्वायर। तो या तो आप पहले कॉमन कॉलम वाले को बाहर ले लो या फिर रो वाले को, तो हम पहले कॉलम वाले को बाहर निकालें। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो जब भी किसी भी कॉलम से हम सेपरेटली निकालते हैं उसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो क्योंकि कॉलम 1 से ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, ओके। कॉलम 2 से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। कॉलम 3 से सी स्क्वायर कॉमन तो लिखेंगे सी स्क्वायर। अब वैल्यू क्या आ गए, तो पहले 0, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर हो गया हमें बच गया बी, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर हो गया बच गया सी। अब यहाँ देखो ए, क्योंकि बी स्क्वायर बाहर हो गया ना तो ए बचा, सेकेंड में 0, थर्ड लाइन में हमें क्या बचा, सिर्फ सी। उसी तरह यहाँ मिल गया ए बी एंड 0, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया, अब रो वाइज भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो रो वाइज कॉमन निकाल, देखो फर्स्ट रो में हमें ए कॉमन दिख रहा है, सेकेंड रो में हमें बी कॉमन दिख रहा है, और थर्ड रो में हमें यहाँ से सी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बी यहाँ से ए, क्योंकि था यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर ए बी और सी को कॉमन बाहर निकालते हैं, तो फर्स्ट रो से निकाला ए, सेकेंड रो से बी, थर्ड रो से सी। तो एलिमेंट क्या बच गए, क्योंकि ए बाहर आ गया यहाँ पे 1, फर्स्ट रो में 1, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या हो गए 0 1 1। सेकेंड रो में क्या बना 1 0 1, थर्ड रो में क्या बना 1 1 0, ठीक है। अब क्योंकि सोल्यूशन निकाला, देखो सोल्यूशन में कहीं भी हमें 0 नहीं प्रूव करना, हमें एक वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू फाइंड करना है 2AQ BQ एंड CQ, इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिकल के बारे में अब नहीं सोचेंगे, हम क्या करें डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे। तो एक्सपैंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, कोफैक्टर यूज करते हुए बनाएंगे। तो अभी कोफैक्टर यूज करते हुए हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, देखो यहाँ पे AQ BQ CQ हमारा बाहर आ गया, तो हमने AQ BQ CQ को बाहर लिखा। अब देखो 0 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो पहले लिखा 0, कोफैक्टर 0 1 1 0, ये मेरा कोफैक्टर बना, लिख दिया। फिर माइनस का साइन, फिर माइनस के साइन के साथ फिर 1, देखो यहाँ से ये 1 लिया, फिर इसके कोफैक्टर लिखेंगे तो कोफैक्टर क्या आ गए 1 1 1 0, लिख दिया। देन +1, फिर +1 के साथ में कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, फिर ये कैंसिल होगा। अब लिखेंगे 1 1 0 1, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं, तो AQ BQ CQ 0 -1 0 -1। अब यहाँ सॉल्व कर देखो क्या मिल गया, 1 × 0 0, 1 × 1, और बीच में एक माइनस का साइन तो माइनस, प्लस फिर 1, फिर 1 -0, ये मिल गया हमें AQ BQ CQ ब्रैकेट 0 +1 +1। सो वी आर हैविंग हियर द 2, सो दिस वैल्यू विल गिव अस 2AQ BQ CQ। सो हमें डेल्टा यहाँ पे क्या मिल गया, 2 टाइम्स AQ BQ एंड CQ। यही हमें प्रूव करना था और हमारा ये आंसर निकल गया। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, सो थैंक यू। Next day we'll come with some more problems of determinant. Thank you all.